सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उच्चारण स्थानों के बारे में। संस्कृत व्याकरण में आपने जो माहेश्वर सूत्रों की जो वर्णमाला पढ़ी और उसके साथ में जो अयोगवाह पढ़े, उनके उच्चारण स्थान क्या है वो आज इस कक्षा के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखिए, जो वर्ण जहां से उच्चरित होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी वर्णों का प्रथम प्रकाशन स्थल ही क्या कहलाता है, उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। सामान्यतः लघु सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में उच्चारण स्थान 7 है और पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। यानी जो एक एक्स्ट्रा है पाणिनीय शिक्षा में, उसकी भी आज चर्चा हम इस कक्षा के माध्यम से करेंगे। जबकि जो उच्चारण स्थान है लघु सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, वो कौन कौन से हैं, आइए हम उनको लिखबद्ध कर लेते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान है एक कंठ, तालु, एक है मूर्धा जिसको हम सिरह भी बोलते हैं, सिरह, एक है दंत, पांचवा है औष्ठ, छठा है नासिका, सातवां है जिह्वा मूल। देखिए, ये 7 उच्चारण स्थान है। ये 7 उच्चारण स्थान वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में है। जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें एक उच्चारण स्थान और है और वो है उरस। उरस का अर्थ होता है हृदय। ठीक है, इसका वर्णन कहां पर है, पाणिनीय शिक्षा में है। परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 7। लघु सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में उच्चारण स्थानों की संख्या है 7 और जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें उच्चारण स्थानों की संख्या है 8। यानी इस उरस को भी सम्मिलित करते हैं। परीक्षा में देकर के पूछे कि पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि 8। लघु सिद्धांत कौमुदी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 7। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो जो 8 उच्चारण स्थान है, या यूं कहें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी के 7 उच्चारण स्थान हैं। इन उच्चारण स्थानों से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है उसका अलग अलग वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। इनके लिए लगभग 11 सूत्र, 11 वाक्यांश बने हुए हैं। उन वाक्यांशों को आप ऐसे के ऐसे ही याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में कई बार उनकी रिक्त स्थान पूर्ति भी पूछ ली जाती है। जैसे वो वाक्यांश है वो है अकुह विसर्जन या नाम कंठ है। जैसे कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, अकुह विसर्जन या नाम कंठ है, इस सूत्र में आ गए हैं। इसी तरह से अन्य सूत्र भी हैं, अन्य वाक्यांश भी हैं। अकुह विसर्जन या नाम कंठ है, इचु नाम तालु, ऋतुरेशानाम मूर्धा, ऋतुलेशानाम दंता, उपब्रह्मण्यानाम औस्तौ, यमगणनानाम नासिका च, ऐदैतो कंठ तालु, ओदौतो कंठोस्तम, वकार से दंतोस्तम, जिह्वा मूली से जिह्वा मूलम और नासिका अनुस्वारस से। तो आओ इनको हम लेखबद्ध कर लेते हैं और पढ़ते हैं इनमें कौन कौन से वर्णों का उल्लेख हुआ है। देखिए, देखिए जो यहां पर अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये 11 वाक्यांश है। इन वाक्यांशों को आप ऐसे कैसे याद कर लेंगे। कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया गया कि ये वाक्यांश दे देंगे अकुह विसर्जन या नाम और लास्ट में इस कंठे को हटा करके रिक्त स्थान दे देंगे और पूछेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आपको इसमें बताना है, अगर आपको ये याद रहेगा तो ये आप बता पाएंगे कि अकुह विसर्जन या नाम यहां पर क्या आएगा, कंठ आएगा। आप इनको अलग अलग वर्णों का अगर उच्चारण स्थान याद करना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप इनको इसी फॉर्म में याद करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन सा वर्ण है, वो कहां से उच्चरित होता है। इसके लिए जो पहला यहां वाक्यांश लिखा हुआ है वो है विसर्जन या नाम कंठ है, तो इसमें दे रखा है कि कंठ किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो देखिए, यहां लिखा हुआ है सबसे पहले है, तो लिखेंगे ए वर्ण। फिर लिखा है कु। आपने माहेश्वर सूत्रों की वर्णमाला पढ़ते समय आपने जान लिया था कि कुचु टू तू पु एते उदित, कि ये उदित है। यानी आपने कु से कै वर्ग का
ग्रहण किया था। चू से च वर्ग का, टू से ट वर्ग का, पू से त वर्ग का और पू से प वर्ग का ग्रहण किया था। और वर्ग का अर्थ है उस वर्ग के, उसी लाइन के पांचों अक्षर। जैसे केवल लाइन की बात करेंगे तो क ख ग घ ng, ये पांचों वर्णों की हम बात करेंगे। तो आपने वर्ग बनाना सीख लिया था, कु चू टू तू पू इनके बारे में जान लिया था। तो यहां पर देखो पू आया है, तो इस पू का अर्थ क्या लेंगे अब हम? क वर्ग। क वर्ग। इस क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो भी हम लिख लेंगे ताकि आपके ध्यान में रहे। देखिए क वर्ग में आएंगे, एक तो आएगा क, एक ख, एक ग, घ, ंग, ये पांच वर्ण आएंगे। और इन पांच वर्णों के साथ में आगे दिया है और विसर्जनीय नाम। तो एक है वर्ण और एक है विसर्जनीय नाम का अर्थ है विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इस कैसे, सॉरी, इस ऐसे आप इन ए के जो स्वर्ण वर्ण है, आ प्लुत दीर्घ सब उनका ग्रहण कर लेंगे। जैसे ए ऋस्व है तो इसका दीर्घ वर्ण है, दीर्घ का आ का ग्रहण कर लेंगे। और इसका प्लुत वर्ण है उसका भी ग्रहण कर लेंगे, इसके भेदों का भी इसमें ग्रहण कर लेंगे, उनको भी ले लेंगे। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। सामान्यतः परीक्षा में यह पूछा जाता है कि जैसे ए वर्ण, कै वर्ग के क ख ग घ ng है और विसर्ग, इनमें से कोई भी एक अक्षर दे देंगे, एक वर्ण दे देंगे और पूछेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और इसका उच्चारण स्थान कंठ होने के कारण से इनको कंठे वर्ण भी बोलते हैं। क्लियर है? आगे आइए। आगे लिखा है इचुए सानाम तालु। तो यहां देखो तालु से जिनका उच्चारण होता है वो वर्ण है, एक तो है ई वर्ण, ई वर्ण। और चू, चू का अर्थ क्या हुआ? च वर्ग, च वर्ग। च वर्ग में कितने अक्षर आएंगे? वही पांच वर्ण आएंगे। पांचों वर्णों को हम लिख लेंगे यहां पर। एक है च, छ, ज, झ, य। ठीक है। आगे दिया है यहां पर ये शानाम, तो लिखेंगे एक ये और श का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ये और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। तो हम यहां इनको लिख सकते हैं, ये कौन से वर्ण है? तालव्य वर्ण है। कौन से वर्ण है? तालव्य वर्ण है। ठीक है। तालु से उच्चरित होने वाले वर्णों को हम तालव्य वर्ण कहेंगे। आगे देखिए, फिर लिखा है ऋतु रसाना मूर्धा। मूर्धा से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है इसके लिए लिखा उन्होंने। एक तो होता है री वर्ण, फिर टू, टू से कौन कौन से वर्ण आएंगे? वही ट वर्ग के वर्ण आ जाएंगे। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये पांच वर्ण आ जाएंगे। आगे देखिए आप, उसके बाद में है र और श। तो एक है र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इस कारण से इनको मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। कौन से वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। परीक्षा में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा मूर्धन्य वर्ण है, तो वो इनमें से कोई एक होगा। ठीक है। आगे देखिए, ऋतुलशानाम दंतः, दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए यहां पर एक है ली वर्ण, फिर है तू का अर्थ हुआ तय वर्ग। और तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? आपको पता है, आपने जान रखा है, पढ़ रखा है। एक है थ, थ, द, ध, न। फिर है ल और श। एक है ल, एक है श। इन वर्णों को हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम दंत्य वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? दंत्य वर्ण कहेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि थे का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। आगे देखिए यहां पर, ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको हटा लेंगे। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये पद्मानीय। तो देखो यहां पर दीर्घ उ लिखा है, तो यहां इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, तो ये ऐसे लिखा हुआ है ह्रस्व उ और आगे है उपदमानीय, उपदमानीय।
ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है उ, तो एक तो हो गया उ वर्ण, उ वर्ण। उ वर्ण के साथ में फिर आ गया कु, तो कु का अर्थ क्या हुआ? प वर्ग, प वर्ग। प वर्ग के बाद में लिखा है, प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे देखिए, ये भी लिख लेते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ण आएंगे। फिर लिखा है आगे उसमें, एक लिखा है उपदमानीय। अब देखिए, आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं, उपदमानीय क्या होता है। उपदमानीय अर्ध विसर्ग को बोलते हैं, वो भी पै और फै से पहले होना चाहिए। पै और फै से पहले जो अर्ध विसर्ग है उसको हम क्या बोलते हैं? उपदमानीय बोलते हैं। और इस उपदमानीय का उच्चारण स्थान क्या है? औस्त है। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? औस्ते वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, औस्ते वर्ण कौन कौन से हैं? उ, वर्ग के अक्षर और उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान क्या है? औस्त है। एक सामान्य व्यक्ति भी इन उच्चारण स्थानों को महसूस कर सकता है। आप देखिए, पै बोल करके देखिए, जब हम पै बोलेंगे तो अपने जो दोनों होंठ हैं वो आपस में स्पर्श में आएंगे, आपस में चिपकेंगे, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? औस्त है। इसी प्रकार से आप देखिए, त, थ, ध, ध को बोलेंगे तो अपनी जीवा का स्पर्श करेगी, दांतों को स्पर्श करेगी, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। आगे देखिए, लिखा है यम गणनानाम नासिका च, वर्ण लिखे इन्होंने, एक तो या, फिर लिखा है म, अंग, ण और न। इन इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। क्या है? नासिक है। तो इनको हम कह देंगे नासिक्य वर्ण। क्या कह देंगे? नासिक्य वर्ण कह देंगे। अब देखिए, इसमें जो च वर्ण आया है, इस च वर्ण का अर्थ क्या हुआ कि और नाक भी इनका उच्चारण होता है, तो इसका मतलब पहले भी इनके उच्चारण स्थान आ गए हैं। तो देखिए, ये वर्ण है अपने वर्ग के साथ में आ गए हैं, अपने वर्गों के साथ में ये वर्ण आ गए हैं। आप इनको ध्यान में रखेंगे कि जो ये वर्ण है, ये ग है, ये ग का एक तो कंठ भी होता है और दूसरा क्या होता है? च, नासिका, और नासिका भी होता है। इसी तरह से ये है, इस ये का तालु भी होता है और ये का एक क्या होता है? नासिका भी होता है। ठीक इसी तरह से ण का एक तो मूर्धा होता है और ये क्या होता है? नासिका होता है। न का एक दंत होता है और ये क्या होता है? नासिका होता है। मैं का ओष्ठ भी होता है और नासिका भी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अभी लास्ट में हम समरी कक्षा में जान लेंगे कि दो दो उच्चारण स्थानों से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो 5 वर्ण तो ये आ गए, आप ध्यान रखेंगे इनके दो दो उच्चारण स्थान है, एक तो नासिका है और एक अपने वर्ग के साथ में है। आगे आइए, आगे लिखा है ए दई तो कंठ तालु, एक तो है ए और एक है आई। इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु, कंठ और तालु। ठीक है, उसके बाद में देखिए ओ दो तो कंठोस्तम, इसमें लिखा है एक तो ओ वर्ण और एक औ वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और औष्ठ। इनके भी दो दो उच्चारण स्थान है, आप इनको ध्यान में रखेंगे, लास्ट में हम समरी क्लास में पढ़ लेंगे। आगे लिखा है वकार से दंतोस्तम, तो इस व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोस्तम, एक तो है दंत और एक है औष्ठ। अगला है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूल्य वर्ण है, जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल है। और जिह्वा मूल्य वर्ण कौन कौन से हैं? अर्ध विसर्ग, वो भी किससे पहले? क और ख से पहले। क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग होता है, उस अर्ध विसर्ग को हम क्या बोलते हैं? जिह्वा मूल्य। कई बार इन वर्णों के बारे में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जिह्वा मूल्य वर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है क और ख से पहले अगर आदि विसर्ग है तो उसको तो बोलेंगे जिह्वा मूल्य, और ख से पहले अगर आदि विसर्ग है तो उसको बोलेंगे हम उपदमानीय। इसका आपको ध्यान रखना है। तो जो जिह्वा मूल्य वर्ण है, जिह्वा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल है। ठीक है, फिर लिखा है नासिका अनुस्वार से, जो अनुस्वार है उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका, नासिका। ये सारे उच्चारण स्थानों के आपके जितने भी वर्ण आपने पढ़े हैं माहेश्वर सूत्रों की वर्णमाला में, वो लगभग वर्ण आ गए हैं।
देखिए आप इन सूत्रों को ऐसे कैसे याद कर लेंगे ताकि आपको ये सब कुछ याद करने में सुविधा हो जाए। देखिए आप मेरे साथ में इनका उच्चारण करेंगे। अकु है विसर्जनियानाम कंठ है, ईचुएसानाम तालु, ऋतुरषाणाम मूर्धा, बोलिए, ऋतुलेशानाम दंता, उपधमनियानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोस्तम, वकारस्य दंतोष्टम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा और नासिका अनुस्वारस्य। तो इस प्रकार से आपने इन वर्णों को समझ लिया है कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान है, तो मुझे बताइए कि कौन कौन से वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान है। तो देखिए एक तो आपने 5 वर्ण ये पढ़ लिए हैं, इनका नासिका भी होता है और ये अपने वर्ग के साथ में भी आ जाते हैं। कौन कौन सा? ङ, य, ण, न और मैं। देखिए मैं यहां लिख देता हूं। पहला अक्षर क्या है? ङ, फिर य, फिर ण, फिर न, फिर मैं। अब देखिए इस गे का उच्चारण स्थान क्या है? एक तो कंठ है और एक क्या है इस गे का? नासिका है। तो आप इनको लिख लीजिए। देखिए आप इनको लिख लेंगे। एक तो है कंठ और एक है नासिका। अब देखो नासिका तो सभी में आएगा, इसमें भी नासिका आएगा, इसमें भी नासिका आएगा। यहां लिखा ना यम गणना नाम नासिका चे, नासिका तो सभी में है, सभी में सेम आएगा। और साथ में देखो इस ये का उच्चारण स्थान एक तो है तालु, तो क्या हो गया? तालु और नासिका। इसी तरह से इस नय का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तो क्या हो गया? एक तो मूर्धा हो गया और एक क्या हो गया? नासिका। एक देखो इस नय का उच्चारण स्थान दंत है, तो लिखेंगे दंत, और एक क्या हो गया? नासिका हो गया। इस नय का उच्चारण स्थान क्या है? औष्ठ, एक तो हो गया औष्ठ और एक क्या हो गया? नासिका। ठीक है, तो ये दो दो उच्चारण स्थान हो गए। कितने वर्ण हो गए? ये 5। अब देखिए यहां पर ए और आई इनके भी दो उच्चारण स्थान है, क्या? कंठ और तालु। तो दो वर्ण ये हो गए। एक तो क्या हो गया? एक तो हो गया ए, एक हो गया आई। फिर देखो दो उच्चारण स्थानों से उच्चरित होने वाले वर्ण दो ये हैं, ओ और औ। एक हो गया ओ और एक हो गया औ, और एक है दंत और ओष्ठ से उच्चरित होने वाला व। तो बताइए मुझे ये कितने वर्ण हो गए? 5 ये हो गए। 5 और 5 कितने हो गए? 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका दो दो उच्चारण स्थानों से उच्चारण होता है। 5 तो ये हैं यम गण नम ग य ण न और मैं, और एक है ए आई ओ औ और व। 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका दो दो उच्चारण स्थानों से उच्चारण होता है, दो दो स्थानों से इनका उच्चारण हो रहा है। देखिए आपने माहेश्वर सूत्र की जो वर्णमाला है उनमें 32 वर्ण और 10 ये 42 वर्ण ऐसे 42 वर्ण पढ़े। उन 42 में से 10 वर्ण तो ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान है, तो बचे कितने? 32। 32 वर्ण ऐसे हैं जिनका एक एक ही उच्चारण स्थान है। आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? 32 वर्ण हैं वो एक एक स्थान से, और 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान है। क्लियर है? अब देखिए आप यहां से इनका जो कीवर्ड मैंने दे रखे हैं यहीं से आप इनका रिवीजन करेंगे। आप मुझे बताइए प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान आप बता सकते हैं इस सारणी को देख करके। आप इनको ऐसे कैसे याद करके बता सकते हैं? फिर एक या दो स्थानों से उच्चरित होने वाले वर्ण, एक स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण कितने हैं? 32 हैं। दो स्थानों से उच्चरित होने वाले वर्ण कितने हैं? 10 हैं। आपने ये जान लिए। 5 ये हैं और 5 ये हैं। उसके बाद में देखो विसर्ग, अर्ध विसर्ग, यम और उरस, इनके बारे में भी जान लेते हैं। जो ये अयोग वाह है उनके बारे में भी जान लेते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, इनके उच्चारण स्थान क्या है। देखिए एक है विसर्ग, एक है अर्ध विसर्ग, एक है यम, और लास्ट में आपने जो पाणिनि शिक्षा का उच्चारण स्थान है उरस। देखिए देखिए जो विसर्ग है, इस विसर्ग का चिन्ह ये होता है, आप सभी जानते हैं। मैं इसको हटा देता हूं वरना इसको भी आप विसर्ग में शामिल कर लोगे। ये क्या है? विसर्ग है। इस विसर्ग का उच्चारण स्थान आपने क्या पढ़ा? अकु है विसर्जन या नाम कंठ है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है,
अगर सीधे ही पूछे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ आएगा, लेकिन अगर किसी स्वर पर आश्रित करके इसको पूछे तो इसका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाएगा। ये जिस स्वर के साथ में होता है उसी के अनुसार इसका उच्चारण स्थान भी बदल जाता है। जैसे शब्द है हरिही, अब देखो इसमें जो ये विसर्ग है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस ई के साथ में है, ई के लगा हुआ है ये विसर्ग। तो अब बताइए ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। क्या है, तालु है। तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। शब्द दे करके पूछे, किसी भी स्वर पर आश्रित करके विसर्ग को पूछे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो जो स्वर का उच्चारण स्थान है वही किसका होगा, विसर्ग का होगा। देखिए दूसरा उदाहरण और देखिए, भानु। अब देखिए विसर्ग किसके साथ में है, इस ऊपर आश्रित है। ऊपर आश्रित होने के कारण से ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, औस्त है। औस्त है, तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, औस्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग किसको बोलते हैं हम, अगर कै और ख से पहले है, कै और ख से पहले है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी आपने पढ़ा, उसको बोलते हैं हम जिह्वा मूल्य। क्या बोलते हैं, जिह्वा मूल्य बोलते हैं। और अगर ये पै और फै से पहले है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उपदमानीय। क्या बोलते हैं, उपदमानीय। क्लियर है। अब देखिए अगर मान लो कि ये अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित है, जैसे उदाहरण से समझे आप इसको, जैसे मैंने यहां लिखा श्रमिक खानती। अब देखिए ये जो ख है इससे पहले क्या आ गया, अर्ध विसर्ग आ गया। ख से पहले अर्ध विसर्ग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिह्वा मूल्य बोलते हैं। और जिह्वा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूल होता है। लेकिन ये अभी अर्ध विसर्ग हो किस पर आश्रित है, इस कै में ए है, इस पर आश्रित है। अब देखिए इस ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो इस विसर्ग का उच्चारण, अर्ध विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि विसर्ग और अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित रहते हैं उसके अनुसार ही इनका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए, आगे दिया है यम वर्ण। यम वर्णों का उच्चारण स्थान हमेशा क्या होता है, नासिका होता है। आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। अब बात करते हैं उरस। उरस से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, उरस। देखिए उरस से उच्चारित होने वाले वर्ण है के बाद में अगर कोई अंतस्थ वर्ण हो, क्या हो, अंतस्थ वर्ण हो, य व र और ल, इनको बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। अगर ये अंतस्थ वर्ण में कोई भी वर्ण आ जाता है तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, उरस हो जाता है। जैसे इस है को इस ये को मिलाकर के लिखा हुआ हो ऐसे हाय, तो इसका मतलब क्या है, इसका उच्चारण स्थान अब उरस है इन दोनों वर्णों का। इसी तरह से यहां पर इसमें ऐसे वे को दिखाएं, या फिर इस है में इस रे को दिखाएं ऐसे, या फिर इस है में इस ले को मिला दें, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, उरस हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर इस है के बाद में वर्ग का पांचवा अक्षर यानी जो अनुनासिक वर्ण है अगर वो आ जाए पांचवा अक्षर, तो भी क्या हो जाएगा, इस है का और इन अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, उरस हो जाएगा। क्लियर है। उरस किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो आपने देख लिया कि है के बाद में या तो अंतस्थ वर्ण हो या वर्ग का पांचवा अक्षर हो, पंचम वर्ण हो, जिसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अगर वो वर्ण रहता है तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, उरस हो जाता है। तो उच्चारण स्थान के संबंध में जितने भी बिंदु परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उन सबका आपने अध्ययन कर लिया है। और आपको ध्यान रखना है कि ऐसी परीक्षाएं जिनमें संस्कृत सब्जेक्ट को जोड़ा गया है वहां पर निश्चित रूप से आपको उच्चारण स्थान के संबंध में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे और याद करके मैंने जो कीवर्ड लिखाए हैं उनके आधार पर उनका रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।